फिल्म की शुरुआत में हमें बोग नाम के एक लड़के से मिलवाया जाता है। बोग खाना पकाने में बेहद प्रतिभाशाली हैं और ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र का शेफ हैं, जो साउथ कोरियाई प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। उस शाम बोग को पता चलता है कि सदन एक चीनी एम्बेसडर के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित कर रहा है। एम्बेसडर मछली के कांटे के प्रति बेहद संवेदनशील है, इसलिए बोग को हिदायत दी जाती है कि वह बिना कांटों वाला एक स्वादिष्ट मछली की डिश तैयार करे। बोग उनके निर्देशों का पालन करता है और तुरंत खाना तैयार करना शुरू कर देता है। रात होने पर रात का खाना तैयार होता है और एम्बेसडर को परोसा जाता है। अफसोस की बात है कि जैसे ही वह मछली को खाता है, उसे उसमें एक कांटा मिल जाता है। ये बोग को एक गंभीर दुविधा में डाल देता है, क्योंकि कई गार्ड उसे पकड़ने के लिए हवेली की तलाशी लेते हैं। घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की एक टीम बोग के अपार्टमेंट में आती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। बोग जानता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह बालकनी से भागने की कोशिश करता है, जबकि ऑफिसर्स उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से बोग नीचे एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। पूल के तल पर उसका सिर टकराता है, लेकिन किसी कारण से वह गिरता रहता है। जैसे ही एक महिला उसकी ओर तैरती है और उसके होठों पर किस करती है। बोग जागता है तो वह खुद को एक अजीब बिस्तर और एक अजनबी कमरे में पाता है। बोग को कुछ गलत लगा और वह तुरंत पास के एक शीशे की ओर भागता है और खुद को देखकर हैरान होता है, क्योंकि बोग को पता चलता है कि वह एक महिला बन गया है। वह एक सेकंड के लिए सोचता है और तय करता है कि गिरने के कारण वह सपना देख रहा होगा। क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए बोग कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर दर्जनों महिलाएं मिलती हैं जो झुकती हैं और उन्हें योर हाइनेस कहती हैं। इससे हैरान होकर बोग बिल्डिंग के बाहर दौड़ती है, लेकिन अचानक उसके पेट में ठंडक महसूस होती है। ये तब होता है जब बोग को पता चलता है कि उसने अपना केला खो दिया है। बोग इससे डर जाता है और शुरू में उसे लगता है कि सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए उसकी तस्वीर की गई है। जब वह खुद को घिरा हुआ महसूस करती है तो बोग को पता चलता है कि वह समय समय पर अतीत की यात्रा कर चुकी है। एहसास के कारण वह सदमे में चला गया और आखिरकार उसे महल में वापस लाया गया। अगले दिन बोग उठता है और एक नौकरानी से अपनी वर्तमान पहचान जानता है और पता चलता है कि उसने 1851 में जोसियन राजवंश की समय यात्रा की थी। इसके अलावा वह अब एक शाही वार्ड किम सो योन के शरीर के अंदर रहती है। मामला और ज्यादा खराब होते हुए बोग को पता चलता है कि किम का राजा से विवाह करने और कुछ दिनों में रानी बनने का कार्यक्रम है। नौकरानी यह भी बताती है कि एक अज्ञात दुर्घटना के बाद उसका शव झील पर तैरता हुआ मिला था। सौभाग्य से पहरेदारों ने उसे ढूंढ लिया और महल में वापस ले आए। ये सुनकर बोग सोचता है कि उसकी और किम दोनों की आत्माओं ने स्विच किया होगा और अनुमान लगाया कि घर वापस जाने का टिकट झील है। बोग नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अंदर कूदने और वर्तमान में लौटने की योजना बना रहा है। अफसोस की बात है कि कूदने की उसकी योजना एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, क्योंकि वह कीचड़ वाली जमीन पर उतरती है। ये पता चला है कि ग्रैंड क्वीन ने महल के नौकरों को रात भर झील को खाली करने का आदेश दिया था, ताकि फिर से कोई पानी में गिर न सके। बोग खबर से निराश है, लेकिन फिर भी मानता है कि पानी ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए वह अपने आप को किसी भी जल स्रोत में डुबाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वह पानी की एक बाल्टी में अपना सिर डालने तक जाती है, जिसका उपयोग फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है। हालांकि उसके सभी प्रयास बेकार होते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। बोग राजवंश के रीति रिवाजों से अनजान है, लेकिन अपनी नौकरानियों की मदद से आवश्यक विवाह संस्कारों को पूरा करने में सफल हो जाती है। उस रात बोग, जो अब रानी है, राजा के कक्ष में उसके साथ सोने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोग इस विचार से ही डर जाता है और राजा के बेहोश होने की उम्मीद में राजा को शराब देता है। सौभाग्य से राजा सो जाता है। बोग को बहुत राहत मिलती है। अगले दिन बोग एक हैंगओवर के साथ उठता है और उसे कुछ खाने को दिया जाता है। वह घिनौने भोजन से घृणा करती है और शाही रसोई को इसके बजाय रेमन पकाने का संदेश देती है। शेफ शब्द से हैरान है, लेकिन बोग के निर्देशों के आधार पर विदेशी भोजन बनाने की कोशिश करता है। रसोईया कई बार पकवान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बोग हर कोशिश से असंतुष्ट होती है। पहला खाना बहुत हेल्थी है, जबकि बाद के खाने बहुत अधिक स्पाइसी और मसालेदार हैं। आखिरकार रसोईया परेशान हो जाता है और हार मान लेता है। बोग को इसे खुद पकाने के लिए कहता है। बोग उसकी पुरानी तकनीकों को याद करते हुए पकवान तैयार करने का फैसला करता है। बोग शाही रसोई में आता है और तुरंत एक चाकू उठाता है। उसकी नौकरानी चिंता करती है, क्योंकि रानी ने बचपन से कभी खाना बनाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नौकरानी अन्य नौकरों के साथ उससे अपेक्षा करती है कि वह रसोई में गड़बड़ी करे। लेकिन नौकरों को बहुत आश्चर्य हुआ। बोग ने बड़ी तेजी और सटीकता के साथ सब्जियों को काटना शुरू कर दिया। वह सब कुछ पूरी तरह से और सही आकार में काटती है। अंत में एक परफेक्ट डिश बनती है। बोग रेमन को वापस अपने कक्ष में ले जाता है और अपनी नौकरानी के साथ भोजन का आनंद लेता है। वापस रसोई में शेफ बोग की खाना पकाने की क्षमताओं से चिढ़ जाता है और कहता है कि भोजन केवल अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा स्वाद नहीं है। अपनी बात को जांचने के लिए रॉयल शेफ बर्तन में बचे हुए खाने को आजमाता है। जैसे ही वह चखता है, वह चकित होता है कि यह कितना अच्छा है और अपना चम्मच भी गिरा देता है। बोग को अचानक एक विचार आया। नई रानी को पता चलता है कि वह अपने कौशल से शाही परिवार को आसानी से जीत सकती है। ग्रैंड क्वीन ने झील को सुखा दिया।
इसलिए अगर बोग उसे कुछ खाने से खुश कर सकता है तो वह झील को फिर से भरने के लिए सहमत हो सकती है। बोग तुरंत रसोई में लौट आता है, लेकिन चिड़ा हुआ शाही रसोइया अपने अधिकार का दावा करता है और उसे ग्रैंड क्वीन के लिए तैयार भोजन की जांच करने से मना कर देता है। बोग इससे चिढ़ जाता है और उसे स्पीड कुकिंग प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। रॉयल शेफ शुरू में लड़ाई से पीछे हट जाता है, लेकिन बोग द्वारा उसे चिढ़ाने के बाद चुनौती स्वीकार कर लेता है। नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मुख्य रसोइया अपना चाकू लेता है और शातिर तरीके से गाजर का एक गुच्छा काट देता है, लेकिन रानी के हाथ तेज हैं और जल्दी से कुछ खीरे आसानी से काटती हैं। खाना पकाने के कुछ मिनटों के बाद बोग की डिश तैयार हो जाती है और वह सबसे पहले घंटी बजाती है। इस प्रकार प्रतियोगिता जीतने पर रॉयल शेफ इस पर नाराज है और तर्क देता है कि हालांकि गति महत्वपूर्ण है, स्वाद शेफ के कौशल का अंतिम परीक्षण है। बोग आत्मविश्वास से सहमत है और शाही खाना इंस्पेक्टर से दोनों खानों का स्वाद लेने का अनुरोध करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर बोग के खाने पर मोहित हो जाता है और उसे शाही रसोई का चार्ज देते हुए इसे बेहतर खाना घोषित करता है। ग्रैंड क्वीन के भोजन की जांच करते हुए बोग अपने लाभ के लिए अपनी नई पोजीशन का उपयोग करती है। बोग को अपने खाने के विकल्पों से पता चलता है कि द ग्रैंड क्वीन दांत दर्द की वजह से खाना खाने में नखरे करती है। इस प्रकार बोग एक नर्म बनावट के साथ भोजन बनाने का फैसला करता है। बोग तुरंत काम पर लग जाता है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह बर्तन में कुछ दूध डालती है और सही सामग्री मिलाती है। वह कभी कभी मिश्रण को चखती है, फिर आलू को बर्तन में डाल दिया जाता है। इसके बाद कुछ फूलों की टॉपिंग के साथ रात का खाना परोसा जाता है। बोग फाइनल रिजल्ट से खुश होता है और इसे स्वयं ग्रैंड क्वीन तक पहुंचाता है। रानी भोजन का बहुत आनंद लेती है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डालती है कि पकवान एकदम सही नहीं है, क्योंकि यह ठंडा हो गया है। तापमान में बदलाव के कारण पूरी तरह से मैश किए हुए आलू में गांठ बन गई, इसलिए स्वाद में थोड़ा बदलाव करें। साथ ही दलिया थाली के किनारों पर गिर गया, जिससे प्रस्तुति भी प्रभावित हुई। बोग ये सुनकर हैरान हो जाता है और उदास होकर वापस महल की यात्रा शुरू करता है। अपनी गाड़ी में रहते हुए बोग ग्रैंड क्वीन को भोजन पहुंचाने के लिए विचार करती है। कुछ ही समय बाद वह एक विचार के साथ आती है। बोग एक कपड़ा सिलता है और उसकी नौकरानी शाही इंजीनियरों को कुछ निर्देशों के साथ कपड़े देती है। बोग के निर्देश के साथ इंजीनियर एक फूड डिलीवरी गाड़ी का निर्माण करते हैं जो कपड़े से सभी तरफ ठीक से अछूता रहता है। इस बीच बोग स्वादिष्ट भोजन की एक श्रृंखला तैयार करता है और नौकरों को नए डिजाइन किए गए कैबिनेट का उपयोग करके उन्हें भेजता है। ग्रैंड क्वीन गर्म भोजन प्राप्त करती है और इसका आनंद लेती है। आखिरकार इंजीनियर लौटते हैं और अच्छी खबर देते हैं, क्योंकि आविष्कार सफल साबित होता है। कुछ दिनों बाद राजा एक विशाल भोज का आयोजन करता है और पूरे देश से प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोई बीमार हो जाते हैं और शाही रसोई में कर्मचारियों की कमी हो जाती है। बोग ने इसे नोटिस किया और मदद करने का फैसला किया। वह चुपके से भोज से बाहर निकली और रसोई में घुस गई। बोग को पता चलता है कि पेंट्री में सामान की कमी है। उस दिन किराने का सामान डिलीवर किया जाना था, लेकिन वह नहीं आ सका। सीमित सामानों के साथ बोग के पास क्रिएटिव बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रानी अपनी नौकरानियों के साथ आलू का एक सरल लेकिन अनोखा खाना तैयार करती है। बोग आलू को छीलकर एक स्टिक के चारों ओर लपेटता है और इसे कुरकुरा बनाने के लिए डीप फ्राई करता है। जब वे पहली डिश देखते हैं तो मेहमान शुरू में नाखुश होते हैं, क्योंकि वे शाही भोज के लिए कुछ उत्तम दर्जे की उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही वे इस अनोखे भोजन को चखते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वे इसके स्वाद पर हैरान हो जाते हैं। बोग की दूसरी डिश थोड़ी ज्यादा मेहनत वाली है, क्योंकि किचन में मीट नहीं है। वह टमाटर के स्वाद के साथ वेजी बर्गर बनाने के लिए क्रिएटिव रूप से बीन्स का उपयोग करती है। बोग अपने आविष्कार से खुश है और इसे मॉडर्न मैकडॉनल्ड से इंस्पायर होकर मैकडोनाल्ड नाम दिया है। आलू परोसने की तरह ही यह डिश भी बहुत हिट है, क्योंकि मेहमान मुंह में पानी लाने वाले खानों का स्वाद चखते हैं। अंतिम भोजन के लिए बोग एक क्लासिक जेली मिठाई बनाता है। वह जेली स्टिक्स पर विशेष संदेश लिखती है और उन्हें फॉर्चून जेली कहती है, क्योंकि आप इसे खाने के बाद अपना भाग्य पढ़ते हैं। मेहमान क्लासिक जेली का आनंद लेते हैं और अपने अपने भाग्य को पढ़ने का आनंद लेते हैं। ग्रैंड क्वीन, जो भोज में भी शामिल हुई, बोग के कौशल से प्रभावित हुई और अंत में उसे एक विश करने के लिए कहा। बिना किसी झिझक के बोग झील को फिर से भरने के लिए कहता है। ग्रैंड क्वीन उसके अनुरोध को स्वीकार करती है और नौकरों को काम शुरू करने का आदेश देती है। अफसोस की बात है, क्योंकि यह 19वीं शताब्दी है, इस कार्य में सहायता के लिए कोई उन्नत मशीन नहीं है, इसलिए नौकर केवल लकड़ी की बाल्टियों से ही पानी भर सकते हैं। काम बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि नौकर शहर के कुएं से झील तक लंबी यात्रा करते हैं। बोग इससे नाराज है और तेजी से एक आइडिया के साथ आता है। वह प्रत्येक नौकर को एक स्थान पर रहने के लिए कहती है और बस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बाल्टी पास करती है। लोग सिस्टम से खुश हैं, क्योंकि यह काम को आसान और तेज बनाता है। वे सभी कार्य जारी रखते हैं, जबकि बोग लंबी प्रक्रिया की देखरेख करती है।
कई दिन बीत गए लेकिन झील अभी तक नहीं भरी है। बोग जल्द ही इंतजार करते करते थक जाती है और हताश हो जाती है। सौभाग्य से एक भारी बारिश शुरू होती है जो धीरे धीरे झील को पानी देती है। बोग मौसम परिवर्तन से बहुत खुश है और बारिश के नीचे नाचती है। कुछ घंटों बाद झील भर जाती है और बोग किनारे पर जाता है और एक आधारशिला पर अपना नाम लिखती है। इसके बाद वह झील में कूद जाती है और पानी के नीचे डूब जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्म की शुरुआत में की थी। जब बोग की नींद खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाकर हैरान रह जाता है और देखता है कि एक अधिकारी उसके बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर सो रहा है। वह चुपचाप बाहर खिसकने की कोशिश करता है लेकिन अधिकारी जाग जाता है और तेजी से पीछा करता है। बोग उससे दूर होने का कोशिश करता है लेकिन दो और अधिकारी दिखाई देते हैं और उसे घेर लेते हैं। हताश होकर बोग एक ऊंची जगह से नीचे कूदता है। सड़क पर दौड़ते हुए आदमियों से बचता है। वह तुरंत एक लाइब्रेरी की ओर जाता है और एक इतिहास की किताब को ढूंढता है। वहाँ वह जोसियन राजवंश के बारे में एक पब्लिकेशन पाता है और मुस्कुराता है, ये जानकर कि वह अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। हालांकि जब पीछा करने वाले ऑफिसर्स लाइब्रेरी में आते हैं, बोग फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर समझाते हैं कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां नहीं हैं और पता चलता है कि जोसियन युग की उसकी समय यात्रा के कारण वर्तमान को बदल दिया है। अब पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही है, इसके बजाय वे उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ है क्योंकि बोग अब एक मुखबिर है और उसने भ्रष्टाचार के लिए एक हाई लेवल अधिकारी का पर्दाफाश किया है। बोग पास के एक कंप्यूटर पर जाता है और दावों की जांच करने के लिए नेट पर चेक करता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि वे सच बता रहे हैं, इतिहास और वर्तमान सच में बदल गया है। फिल्म सड़क पर खड़े बोग के साथ समाप्त होती है जब वह एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि कैसे अतीत में एक छोटा सा बदलाव भविष्य को बदल सकता है।